जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया था, हमारी जो पिछली वीडियोस रही हैं। तो ये जो कंटेंट है सारा, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो ये कवर करता है आपका जैसे सीडीएस का सिलेबस, जो मेनली एंड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर कोई प्रेपरेशन करता है, कोई बिगिनर है, वो स्टार्टिंग करना चाहता है, तो वो यहाँ से ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकता है। अभी ये जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीडीएस और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर सबसे पहला जो आप देखते हो कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे थ्योरी वर्क के बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो एमसीक्यूज़ पर ही रहेगा, ताकि हम पता कर सकें, अच्छे तरीके से फोकस कर सकें कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। बट उससे पहले हमारी थ्योरी भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डीपीएसपीज, ये एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं जो हर एक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को अपने दिमाग में रखनी होती है जब वो कोई लॉ बना रहे हों या फिर कोई भी पॉलिसी बना रहे हों। तो आप अगर इसका जो मीनिंग है उसे याद करना चाहते हो तो सिंपली अपने दिमाग में आप रख सकते हो कि एक तरह से गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं। ये मेंशन कर रखा है पार्ट 4 में, जो कि है आर्टिकल 36 से 51 तक। और ये नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब जो हमारे, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो एफआरस होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। बट जो डीपीएसपीज हैं वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते, हम इनको एनफोर्स नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि वही कि एक तरह से गाइडलाइन बता रखी है कि आपको करना क्या है, गवर्नमेंट को ये चीज़ें हैं जो करनी है, या फिर मेन फोकस आपका कहाँ पर रहेगा। और डीपीएसपीज का मेन गोल क्या होता है कि एक तरह से वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। मतलब हम जो सिटीजन्स हैं, रह रहे हैं, तो हमारे पास एक डिग्निफाइड लाइफ होनी ज़रूरी है, और जहाँ पे हम प्रॉपर हमें इक्वलिटी प्रोवाइड हो सके। जो आइडिया है डीपीएसपीज का, हमने बोरो कर रखा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड से। अब इसके कुछ बेसिक्स थे, जैसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस नॉवल फीचर्स, किसने बोला है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। फिर आता है हमारे पास कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोला गया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। थर्ड वन इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, जो कि ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ तेज बहादुर कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1954। मतलब जब ये कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो रेकमेंड करते हैं कि इसको नॉन जस्टिशिएबल ही रखा जाए। तो नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि हम इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइंस होती हैं। यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं आर्टिकल्स, जो कि पहला है आर्टिकल 36, जहाँ पे डिफाइन कर रखा है स्टेट वर्ड को। वही सेम मीनिंग है आर्टिकल, जैसे 12 के अंडर हमने पढ़ा था ना कि स्टेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो 36 है जो, वहाँ पर ये भी सेम ही कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड बाकी जो लोकल अथॉरिटीज़ आप कह सकते हो, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 37, जो बताता है नेचर ऑफ डीपीएसपीज। जो डीपीएसपीज होते हैं वही, इनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। बस इस आर्टिकल में ये चीज़ याद रखनी है, और इनको हम कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ना आर्टिकल्स के सिर्फ जो मीनिंग है जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जैसे नेचर ऑफ डीपीएसपीज हमें आर्टिकल 37 में मिलता है, इतना भी याद रखोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 38, जो बताता है सोशल ऑर्डर। मतलब जो डीपीएसपी का असली काम है वो क्या है? प्रमोट करना वेलफेयर, इंश्योर करना एक तरह से सोशल ऑर्डर, जहाँ पे जस्टिस, जो कि तीनों तरह का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो होना ज़रूरी है। और एक तरह से इनइक्वालिटीज़ हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देना, जैसे इनकम के मामले में, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल 39, जहाँ पे है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, मतलब इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड है। अगर आप इसको ना ABCD इसी फॉर्म में याद कर लोगे तो काफ़ी हद तक आप लोग सही रहोगे, बिकॉज ये याद करना ज़रूरी है। जैसे आप क्लॉजेज में मेंशन करते हो, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पर लाइवलीहुड की बात की गई है। सेकंड में कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए वेल्थ का कि ये नहीं कि एक हाथ में या फिर कुछ लोगों के हाथ में ही सारी जो वेल्थ है वो जा रही है। इस चीज़ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि चेक करना। बाकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम सबसे आपने बराबर का लिया है तो आप सभी को इक्वली पे करोगे। फोर्थ आता है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चाइल्डहुड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हेल्थ
और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ऐसा नहीं कि उन लोगों से फोर्सफुली काम करवाया जा रहा हो या फिर जो बच्चे हैं उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो विद फ्रीडम एंड डिग्निटी। बच्चों के लिए काफ़ी सारी आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे ताकि वो भी आज़ादी से और एक तरह से डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें। तो इसी के साथ आता है आर्टिकल 39A जो हमें बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जो इंश्योर करता है कि सभी के वो इक्वल जस्टिस का अधिकार है और उनको लीगल एड फ्री प्रोवाइड की जाती है। जैसे कोई लोग होते हैं पुअर और वीकर सेक्शन से आते हैं, वो अपने लॉयर वगैरह है उनको ऐसे हायर नहीं कर सकते, तो उनको फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A के अंडर प्रोवाइड की गई है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 40 जो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो विलेज पंचायत्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना वो हमें कहा गया है आर्टिकल 40 के अंडर, जहाँ पे पावर्स भी मेंशन है, बाकी उनके फंक्शंस क्या होंगे सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस आर्टिकल में आता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। मतलब प्रोविजंस बनानी है गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ओल्ड एज है या फिर कोई बीमार चल रहा है या फिर कोई भी इंसान डिसेबल है, तो उनको काफ़ी सारी जो सहूलतें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी इस चीज़ को आप जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि मुझे तो यहाँ पे राइट टू वर्क लिखा है, राइट टू एजुकेशन लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे DPSPs में, क्योंकि वो तो एक तरह से गाइडलाइंस हैं। आगे हमारे पास आर्टिकल 42 जो कहता है ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब जो काम हम कर रहे हैं वहाँ पर हमें जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें बहुत ही घटिया एनवायरनमेंट में रखा गया है कि काम हम वहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो आप ऐसा नहीं करवा सकते। एंड सेकंड वन था कि मैटरनिटी रिलीफ, जो विमेन वर्कर्स है उनको मैटरनिटी के जैसे होता है काफ़ी सारी चीज़ें जब प्रोविजंस उनके रिगार्डिंग बनाई जाती हैं कि उन विमेन वर्कर्स को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 43 जो कहता है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनको लिविंग वेज का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनसे काम ज़्यादा करवा रहे हो और उसके पूरे जो पैसे हैं आप उनको दे ही नहीं रहे, और जिससे की वजह से उनका जो रहने का खर्चा है वो उनका निकल ही नहीं रहा। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की गई है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे, जैसे कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ताकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं तो उनको भी काम मिल सके। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 43A जो कि ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जो कि रिलेट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। आगे है आर्टिकल 44 जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज होता है जो कि सारे सिटीज़न के लिए इक्वल होता है, इरिस्पेक्टिव की रिलीजन क्या है आपका, इस चीज़ का इसमें कोई भी तरह का इशू नहीं होता। अगर कॉमन सेट की बात की गई है तो इट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। अगर आप देखोगे तो मैरिज को कवर किया जाता है, डाइवोर्स हो गया, अगर प्रॉपर्टी की बात हो गई, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45 जो कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये अमेंडमेंट की गई थी 86 2002 में, जहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रोवाइड करे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सारे बच्चों को जो कि 6 साल से नीचे के हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 46 जो कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। जो भी लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए आपको प्रमोट करना, ताकि जो बच्चे उन सभी वीकर सेक्शन से हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, उनको प्रोटेक्ट करना एक तरह से सोशल इनजस्टिस से या फिर एक्सप्लॉयटेशन से। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 47 जो कहता है ड्यूटी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इम्प्रूव करना पब्लिक हेल्थ को, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को। और यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है कि जो आर्टिकल 47 है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज़।
तो कभी कभार क्या होता है कि ना ऐसा ये डाल दिया जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की बात किस आर्टिकल से रिलेट करती है। तो आपके दिमाग में अगर ये चीज़ रह गई कि ड्यूटी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप इसको भूल जाओगे। इसीलिए इसको हाईलाइट कर रखा है ताकि आप इसको याद कर सको। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 48 जो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इन चीज़ों को आपको मॉडर्न तरीके से ऑर्गेनाइज करना और आगे इनकी और बेहतरी के लिए काम करना, वो आता है आर्टिकल 48 में। किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। तो इसमें और चीज़ ऐड है, एक प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 48 को लेके कि आप जो काउ स्लॉटर है उस चीज़ को आप रोकोगे, ना कि इस चीज़ को प्रमोट करोगे। फिर आता है आर्टिकल 48A जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जो आता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ होगी, ये भी हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर आता है। आगे है आर्टिकल 49 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स। तो जो स्टेट है हमारी, जो सेंटर है, उनकी ड्यूटी है कि वो मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करे, उन जगह को जो कि हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेशनली जो इम्पोर्टेंस के, उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 50 जो कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया है आर्टिकल 50 में। अभी जुडिशरी जो हमारी कोर्ट्स आ जाती हैं, और एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो इम्प्लीमेंट करता है लॉज को। तो इसमें क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो सेपरेट करके रखेगी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये दोनों मिक्स होकर काम नहीं कर सकते। जुडिशरी का काम अलग होता है और एग्जीक्यूटिव का काम लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 51 जो कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक तरह से इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे और मेंटेन कर सके हमारे जो रिलेशंस बाकी नेशंस के साथ हैं, हमारे इंटरनेशनल जो लॉ है उनको रिस्पेक्ट दे सके, और एनकरेज करें हम कि जो हमारे बाकी कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट्स हैं उनको हम सेटल डाउन कर सकें। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि समटाइम आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि वो बताओ कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं। अभी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जिनका एम होता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी और वेलफेयर को प्रमोट करना, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना और सभी की भलाई के लिए काम करना। तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, चाहे आप इसको रट्टा लगा के याद करो या फिर आप इसको नॉर्मली याद कर लो। आर्टिकल 38, 39, 41, 42 एंड 43 ये सभी आर्टिकल आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर। फिर आते हैं हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये मतलब इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? जैसे हमारे जो महात्मा गांधी थे उनके कुछ आइडियल्स होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पे हम लोग चलते थे और जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इस जो प्रिंसिपल्स के अंडर क्या कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं? अगर आप देखोगे तो मेन फोकस रहेगा विलेज डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी में। कौन कौन से हैं आर्टिकल? 40, 43, 46, 47 एंड 48। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जहाँ पर बात होती है, अगर आप देखोगे थोड़े से वेस्टर्न प्रिंसिपल्स की भी बात होती है। फोकस मेनली कहाँ पर रहता है कि एक तरह से हमें डेमोक्रेटिक स्टेट को क्रिएट करना है, जहाँ पर बात करें हम जस्टिस की, इंटरनेशनल पीस की और इंडिविजुअली फ्रीडम की। हमें जो मेन पॉइंट जो कि हमारी आज़ादी का है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल्स आते हैं 44, 45, 48A, 50 एंड 51। अभी अगर सिंपल वर्ड्स में देखूं तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स होते हैं लोगों के अगेंस्ट द गवर्नमेंट। DPSPs क्या है? एक तरह से ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम लोगों के रिगार्डिंग। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो बिफोर 1973 एफर्ट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। फिर जब केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो एफआर्स और DPSPs हैं ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम अपोज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको एफआर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो दूसरे को आप अपोज करो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये बनते हैं कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मेंशन किया है कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। जैसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में आते हैं और DPSPs आते हैं पार्ट 4 में।
नेचर की बात की जाए तो ये जस्टिशिएबल होते हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे लोगों के रिगार्डिंग। एम क्या होता है? एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। यहाँ पर क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो ना, जब हम कीवर्ड्स पढ़ रहे थे प्रेम्बल के, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात होती है। वहाँ पे 3 तरह की डेमोक्रेसी की बात हुई थी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो उसी चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि सोशल और जो इकोनॉमिक है वो DPSPs के अंडर आता है, जो FRs के अंडर आता है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अभी टाइप ऑफ राइट्स, अगर कोई पूछ ले कि FR जो होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है, तो आपको बताना है कि भाई नेगेटिव होते हैं नेचर में। DPSPs होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। अभी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव इन नेचर का मतलब है कि जो FRs हैं आप उनको चैलेंज कर सकते हो जाके, तभी इसको एक तरीके से नेगेटिव माना जाता है। पर जो DPSPs है उनको पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि उन्हें हम चैलेंज नहीं कर सकते। आगे है लीगल एनफोर्समेंट। अगर हमें अपने FRs हमें लगता है कि वायोलेट हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। बट यहाँ पे कोई भी लीगल रेमेडी मेंशन नहीं है। सोर्स कहाँ है? US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए तो हमने DPSPs को। कन्फ्लिक्ट क्या चलता रहता है FRs और DPSPs के बीच में? अगर उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों में कोई झगड़ा चलेगा तो FRs होंगे, उनको प्रिवेल किया जाएगा, इंपॉर्टेंस ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी। बट अगर DPSPs होते हैं वो एक तरह से सबॉर्डिनेट माने जाते हैं। बट अभी कोर्ट्स ट्राई करती हैं कि इनको बैलेंस किया जाए, बट अगर क्लैश होता है कभी भी तो फंडामेंटल राइट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अगर अमेंडमेंट्स देखी जाएँ DPSPs में, तो 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आर्टिकल 39 क्लॉज F, जहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड डिग्निटी को इंक्लूड किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 39A, जहाँ पर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। फिर है 43A, जहाँ पर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, और यहाँ पर है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फिर आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 38 क्लॉज 2 है उसको मॉडिफाई कर दिया गया। मतलब जो कहता है कि जो हमारी स्टेट है वो इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने का काम करेगी, किन किन चीज़ों में? इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ देने में। आगे है हमारे पास 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जहाँ पे आर्टिकल 45 की बात हुई थी, जिसका मतलब था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। बट अभी इसको चेंज कर दिया गया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज 6 ईयर्स। फिर आता है आर्टिकल 21A, जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, मतलब राइट टू फ्री एजुकेशन, जहाँ पे फ्री एजुकेशन की बात की गई है 6 से लेके 14 साल की एज तक। और बिलो अगर 6 ईयर्स की बात कर रहे हो तो वो आर्टिकल 45 में मेंशन है, मतलब दोनों थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं। आगे हमारे पास आता है 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011, जहाँ पे एक नया क्लॉज ऐड किया गया था, जैसे 43B, मतलब प्रमोशन करनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अभी अगर आपने आर्टिकल 19 देखा हो ना, तो वहाँ पर भी एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई थी, तो आप इसको उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे इनकरेज करने की बात की गई है कि वॉलंटरली जो फंक्शनिंग होती है कोऑपरेटिव्स को, उनको भी थोड़ा इनकरेज किया जाए। फिर ये यहाँ पर मैंने फिर से समरी लिखी है, जैसे 42nd अमेंडमेंट है तो कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए हैं, उनके चेंजेस क्या थे, जैसे लीगल एड, वर्कर्स का रोल क्या है, बच्चों की प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये इंक्लूड किया गया है 42 में। फिर आता है 44th अमेंडमेंट, जहाँ पे 38 क्लॉज 2 को ऐड किया गया है, जहाँ पर हम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की बात करते हैं। फिर आता है 86th अमेंडमेंट, देन आता है 1907। ये आप खुद देखना इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसको कवर कर चुकी हूँ। अगर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करूँ फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बारे में, सबसे पहला है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस 1951, जिसका इशू क्या था? रिजर्वेशन देना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे जजमेंट क्या आती है? फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल किया जाता है DPSPs के ऊपर, मतलब इंपॉर्टेंस दी गई हमारे FRs को, ना कि DPSPs को। और वहीं से बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट को पास किया जाता है 1951 में, ताकि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। और ये पहला केस था जिसने एक तरह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था FRs और DPSPs में। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967,
जहाँ पर इशू आता है कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। जजमेंट में बोला गया कि नहीं, आप लोग इस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते, और वहाँ से रिजल्ट आता है 24th अमेंडमेंट 1971, जहाँ से जो एक तरह से पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अभी इसको ना मैं हमारी जो अगली वीडियोस होंगी वहाँ पर आपको डिटेल से समझाऊंगी कि 24th अमेंडमेंट जो इन्होंने की थी उसके बाद क्या क्या जो केसेस आते हैं उनमें क्या क्या आप देखोगे नए नए मोड़ आते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको आप अलग रख देना। अभी जो इस चीज़ का रिजल्ट लिखा है जैसे 24th अमेंडमेंट है तो इसको यहीं तक पढ़ना। फिर आता है हमारे पास केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973, जो कि हम 10 बार पढ़ चुके हैं हमारी वीडियोस में। ठीक है, इशू आया था इसमें कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एफआर्स और डीपीएसपीज को। अभी आप कहोगे कि इसमें तो प्रियम्बल की बात की गई थी, प्रियम्बल के साथ साथ एफआर्स की और डीपीएसपीज की बात भी यहाँ पर की गई थी। फिर जजमेंट आती है कि पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है किसी भी चीज़ को, पर आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। और रिजल्ट क्या आता है कि हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपीज, मतलब इन दोनों को आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है और मेंटेन करके रखना है। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है कि इन दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस प्रोवाइड होती नहीं है। फिर आता है हमारे पास मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, जिसमें इशू क्या था कि बैलेंस बनाना है एफर्स और डीपीएसपीज में। और यहाँ पर जजमेंट क्या आती है कि ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, वही जो हम बात कर रहे थे अभी। बट रिजल्ट क्या आता है कि जो पार्लियामेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती एक चीज़ को ताकि दूसरी को प्रमोट कर सके। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सही नहीं है, हम तो डीपीएसपीज को प्रमोट करें, ऐसा वो नहीं कर सकते। तो यहाँ तक जो हमारी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी वो कवर हो रही हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक समरी लिखी है मैंने यहाँ पे, जैसे जो चंपाकम दोराईराजन केस था 1951 में, वहाँ पर एफआर्स प्रिवेल हुए थे डीपीएसपीज के ओवर। वैसे ही अगर जब गोलकनाथ केस की बात आती है 1967 में, तो जो पार्लियामेंट है वो एफआर्स को अमेंड नहीं कर सकती। केशवानंदा भारती केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर एफआर और डीपीएसपीज की बात की गई। फिर एनएम थॉमस हो गया, मिनर्वा मिल्स, ये दोनों भी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट सारी ही चीज़ें होती हैं, बट आपको खुद देखना होता है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं हैं। बट कभी भी अगर आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो ना किसी भी चीज़ की, तो पहले अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लेके आनी है कि ये जो चैप्टर है वो मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आपको सारा सिलेबस कवर करना होता है, फिर उस चीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना कि अब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो चीज़ें इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं मैं उनको पढ़ना स्टार्ट करूँगी। बट आपको नॉलेज तो होनी ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही जो हमारा आज का चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने कवर किया है हमारे डीपीएसपीज को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमारी जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ है आप तक पहुँचती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।